जय हिंद। तो सेशन को हम स्टार्ट करने से पहले आपको ये बता देते हैं कि जो यूट्यूब पे जो आप देखते होंगे ना कि इसका आंसर ये होगा जी, आगे बढ़ो आगे बढ़ो, हल्के क्वेश्चन कराए जाते हैं। आप उस चीज को समझिए, जब तक आप समझिएगा तब तक काफी देर हो चुका होगा, ठीक है। हो सकता है कि समझ में भी ना हो, जब समझ में आया तब लगा कि यार सब कुछ तो सब खत्म हो गया, अब क्या कर सकते हैं। एक तो वैकेंसी कम आता है, ऊपर से आप टाइम पास कीजिएगा तो कैसे चलेगा, काम बिल्कुल नहीं चलने वाला है। तो आप प्रीवियस क्वेश्चन को फोकस कीजिए, देख रहे हैं क्वेश्चन कब पूछा गया, बिहार एसएससी में पूछा गया है, ठीक है। और 2005 में ही ऐसा क्वेश्चन पूछा था। आप उम्मीद लगा सकते हैं कि पुट वैल्यू गेट आंसर अब आज करके समय में पूछा जाएगा। अब मुंह ऐसे हो जा रहा है, ठीक है ना। पहले ऐसे था, पहले जो था ना मुंह ऐसे रहता था, बट आज ऐसे हो जा रहा है। तो थोड़ा सा समझिए चीजों को। चलिए देर नहीं करते हुए शुरुआत करते हैं, क्योंकि हम बकवास नहीं करते हैं, सीधा मुद्दे की बात करते हैं। बोला क्या गया है कि दो ऊर्ध्वाधर टीलों के मध्य खड़ा हुआ एक व्यक्ति ध्वनि उत्पन्न करता है। यानी एक व्यक्ति है, चलिए मान लीजिए कि ये दो ऊर्ध्वाधर दीवार है, ठीक है। एगो यहाँ है, एक तो यहाँ है। इसका नाम हमने दे दिया ए और इसका हमने नाम दे दिया बी, ठीक है। अब ये कहाँ पे खड़ी है, बीच में खड़ी है, तो यहाँ पे बीच में हम बना देते हैं। ये कोई व्यक्ति खड़ा है, यह एकदम ये है, ऐसे है ना। ये व्यक्ति कोई खड़ा है, चलिए। अब ये व्यक्ति खड़ा है, अब ये क्या कर रहा है, इसका दूरी कुछ ना कुछ तो होगा जी। तो कि हाँ बिल्कुल दूरी होगा, तो इसकी दूरी को हम मान लेते हैं कितना, एक्स, ठीक है। और इसकी दूरी को हम मान लेते हैं कितना, बाई। अब क्या करता है कि दो क्रमिक प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनि समझते हैं, जैसे में आप यहाँ पे खड़ी थे, ठीक है, यहाँ पे आप खड़ी हैं, और यहाँ पे जब आप खड़ी है और यहाँ से ध्वनि गया और यहाँ से फिर लौट के आया, यानी जाने में भी कुछ दूरी तय किया होगा, आने में भी कुछ दूरी तय किया होगा। यानी यहाँ से टकराने के बाद में जो सुनाई देती है ध्वनि ना, उसी को तो हम लोग प्रतिध्वनि कहते हैं। तो हाँ बिल्कुल समझ में आ गया। अब क्या करा है कि यहाँ से 4 सेकेंड और यहाँ से कितना, तो यह 6 सेकेंड पर सुना जाता है। यानी 6 सेकेंड पर यहाँ से जाता है, तो यहाँ से बोला, जैसे आप बोला तो यहाँ तक आया, ऐसे ऐसे आया, और फिर 4 सेकेंड के बाद इसको सुनाई दिया। यहाँ से बोला तो ये यहाँ ऐसा गया, और ये इसके बाद कितना, 6 सेकेंड के बाद सुनाई दिया। ऐसे हो रहा है ना, ठीक है। और बोला क्या गया है कि टीलों के मध्य दूरी ज्ञात कीजिए, यानी ए से बी के बीच की दूरी क्या क्या होगा, से यही आपको बताना है। यानी एक्स प्लस वाई आपको बताना है, एक्स प्लस वाई बराबर वाट, यही बताना है ना। तो वायु में ध्वनि की चाल कितना है दिया हुआ है, ठीक है, 320 मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है। तब आप बस आप बना दीजिए आराम से। इसको क्या कीजिएगा कि आप जानते हैं ना कि चाल बराबर क्या होता है, तो कहे कि हाँ हाँ बिल्कुल जानते हैं। तो चाल बराबर होता है ना दूरी बटा समय, होता है कि नहीं होता है, तो कहे कि हाँ बिल्कुल जानते हैं। ये तो तनी को जानते हैं, ठीक है। ये तो आलिया भट्ट हमारी बता देगी ना कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो देखिएगा बता देती है आलिया भट्ट। तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो दूरी हमने कितना माना है, चलिए दूरी ऐसे लिख देते हैं, उसके बाद बताइएगा। दूरी बटा समय होता है। चाल कितना है जी, अभी हमने देखा है 320 है, तो 320 हमने दे दिया। अब दूरी कितना हो जाएगा, देखिएगा यहाँ पे दिमाग लगाइएगा। यहाँ से गया, देख रहे हैं, यहाँ से फिर बना रहे हैं, यहाँ से गया, ठीक है, गया और फिर लौट के आ गया। और दूरी हम माने थे कितना, एक्स। तो एक बार गया एक्स और एक बार आया एक्स, तो कितना एक्स हो गया, 2x हो गया। देखिए एक्स बोलते हैं तो आपको लगता है कि यार पिछला एक्स, वो वाला एक्स को भूल जाइए, अभी ये एक्स पर ध्यान दीजिए, ठीक है। हर किसी के जिंदगी में कोई एक्स होता है। अब देखिएगा तो कितना हो गया, 2x हो गया। अब चाल बराबर दूरी बटा समय, समय कितना दिया हुआ है, तो 4 सेकेंड, ठीक है, 4 सेकेंड, ठीक है। दो दूनी के 4, तो x बराबर कितना हो गया, 640 हो गया। यानी x बराबर यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी कितना हो गया, तो कहिए कि 640। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें इस तरह से यहाँ पे कर देते हैं। तो अब यहाँ पे करते हैं, देखिएगा अब चाल बराबर क्या होता है, तो कहिए कि दूरी बटा समय होता है। तो दूरी कितना दिया हुआ है, तो फिर वहां भी ऐसे कीजिएगा। दूरी कितना हो जाएगा, ऐसे पहले चाल लिख लेते हैं। तो चाल बराबर 320 हो जाएगा। दूरी कितना होगा, एक बार यहाँ से जाने में और फिर यहाँ से वापस आने में प्रतिध्वनि कैसे सुनाई देगा, एक बार गया होगा फिर उसके बाद आया होगा। तो बाई हम माने थे, तब बाई बाई कितना हो जाएगा, एक बार गया एक बार आया, 2 बाई हो गया। समय कितना है जी, तो समय दिया हुआ है आपके पास में 6 सेकेंड, तो 6 कर दिए, द्वितीय के 6। अब अब गुना कर दीजिए कि 0 और 3 दूनी के 6 और 3 तिहाई के 9, तो यानी बाई बराबर कितना हो गया, तो बाई बराबर आप कह सकते हैं 960। हमें निकालना है क्या, एक्स प्लस बाई, दोनों के बीच की दूरी। तो एक्स प्लस बाई आप पुट कर दीजिए। एक्स का मान कितना है जी, तो 640। अब बाई का मान कितना है, 960। कितना हो जाएगा, 0 6 4 10 के 0 हाथ में 9 15 1 16, यानी 1600 मीटर। समझ में आ गया। देख रहे हैं क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा रहा है। यूट्यूब पे जो आप देखते ना कि वो ई वाला जी, इसका आंसर ये होगा जी, कौन सदिश राशि है, कौन अदिश राशि है। आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। लड़कन पूरा खुश, यस सर यस सर यस सर, फाड़ देंगे सर अभी सर। फाड़ दीजिएगा कि फटे जाइएगा, ठीक है। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर।
आगे क्या बोला गया है कि एक विद्युत चुंबक की शक्ति, देखिएगा, एक विद्युत चुंबक की शक्ति बढ़ाई जा सकती है। जैसे में आपने मान लिया कि ये नॉर्थ पोल, ये नॉर्थ ध्रुव है, और ये चुंबक का जो नॉर्थ ध्रुव और साउथ ध्रुव जो होता ना है वो बोला है, ये नॉर्थ चुंबक दर्शा रहा है और ये साउथ दर्शा रहा है। अब जैसे में क्या होता है, ये माइकल फैराडे क्या किए थे कि यहाँ एक कुंडली रखे थे और ये कुंडली से क्या करते थे, घुमाते थे, यही बात है ना, ठीक है। अब इससे क्या होता था कि अब यहाँ से जो धारा प्रवाहित कर रहे हैं हम, ठीक है, इससे क्या बनेगा, तो ये चुंबक बन जाएगा, ठीक है। अब ये चुंबक बन जाएगा। अब देखिएगा इसी चीज को बोला क्या गया है कि एक विद्युत चुंबक की शक्ति बढ़ाई जा सकती है। तो अच्छा, तो ये वाला जो चुंबक बनेगा, तो ये चुंबक की शक्ति कैसे बढ़ाई जा सकते हैं, जितना ज्यादा हम क्या करेंगे, धारा को देंगे, जितना ज्यादा हम धारा को देंगे शक्ति, उतना शक्ति बढ़ते जाएगा चुंबक का। ये तो सिंपल सी बात है, ठीक है। जितना ज्यादा हम इधर से देंगे धारा, उतना इसका चुंबक का शक्ति क्या हो जाएगा, बढ़ते जाएगा। समझ में आ गया? तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। ये तो ज्यादा एक कुछ तंग नहीं करने वाला क्वेश्चन था। आगे देखते हैं, अगले पे क्या बोला गया है, ए, हाँ ठीक है। चलिए अब यहाँ पे इसको देखते हैं, क्या बोला गया है ना, एक मिनट, बस हो गया। क्या बोला गया है, सो अब देखते हैं इसको। क्या बोला गया कि एक सेल है, ठीक है, ई एम भी। ई एम भी का मतलब समझते हैं, ई एम भी, ई एम भी यानी विद्युत वाहक बल की बात कर रहा है, विद्युत वाहक बल की बात कर रहा है, ठीक है। अब ये विद्युत वाहक बल पूछा गया है कि सदिश है, अदिश है, और बाकी बाकी जो ऑप्शन में दिया गया है। देखिएगा आपको लग रहा होगा ना कि अच्छा ये बल है, बल है, तो एकदम पहले के ऑप्शन देखेंगे, मारेंगे एकदम कड़ाक सुना गिर जाएगा, एकदम सटाक सुना, दिमाग में एकदम झन झन कर जाएगा, ठीक है। यही होगा ना कि यार बल लगा हुआ है, सदिश राशि होगा, कोई काट देगा, घरवा एकदम गिरेगा कन्फर्म, घरे आके देखिएगा आ हा मिस कर गया। तो भैया आपको बता देते हैं ना कि ये बल जो है ना, ये बल वो क्या है, ये वाला जो विद्युत वाहक बल है ये ऊर्जा है। ये क्या है, ये ऊर्जा है, ठीक है। अब ये ऊर्जा है तो आप जानते हैं कि कार्य ही ऊर्जा में बदलता है, तो जो कार्य कौन सी राशि है, तो कहिए कि अदिश राशि है भाई। तो ऊर्जा भी कौन सी राशि हो गया, तो कहिए कि अदिश राशि है। तो दिमाग बस शॉर्ट करा ताकि ओह बड़ा दर्द हुआ। तो अब समझ में आ गया कि ये विद्युत वाहक बल जो है ये क्या है, तो ये अदिश राशि है। तो क्या सदिश राशि होगा, तो कहिए कि ना ना ना, मिस्टेक कर दिए। तो हाँ बिल्कुल मिस्टेक कर दिए, ठीक है। इसका तो सबसे पहले काटिए कि सदिश राशि नहीं होगा, तो कौन सा हो जाएगा, अदिश राशि होगा। आंसर तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर 2 होगा। बट हम आपको कुछ और बताना चाहते हैं यहाँ पे। अब देखिएगा इसी तरह से झटके और देंगे। अब आपके सामने हमने प्रतिबल लिख दिया, तो कहिए कि अच्छा प्रतिबल लिख दिए, बल लगा हुआ है, रटवाया जाता है ना, क्या इसके अंत में ये लगा हुआ है, मारो सड़ाक सुना एकदम सदिश राशि। आप भी एकदम पूरा कन्फर्म में कॉलर टाइट करके एकदम निकल रहे हैं एकदम स्कूल से परीक्षा दे करके कि हम तुम सब में सब बनाए हैं, ठीक है, ऐसे करके निकल रहे हैं ना। अब तो ये बल कौन सा राशि है, तो ये बल जो पता है ना, ये बल एक तरह का क्या है, दाब है, दाब है, ठीक है। ये बल जो है एक तरह का क्या है, दाब है। और ये दाब कौन सा राशि होता है, अदिश राशि है। फिर यहाँ पे झटका, फिर झटका, ये फिर झटका हुआ, क्योंकि आप जानते हैं ना दाब बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल। और ये प्रतिबल बराबर भी क्या होता है, ये बल बटा क्षेत्रफल। तो आप कह सकते हैं कि दोनों तो एक ही बतिया है ना, प्रतिबल कहिए या दाब कहिए, ठीक है। आप इसको अगर ये सही मात्रक निकालना चाहते हैं, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, अब इसका भी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। समझ में आ गया, भेजा में कुछ घुस रहा है, डाउनलोड हो रहा है, समझ में आ गया ना। अब आपके सामने एक चीज और देते हैं, झटका, ठीक है। झटका आप देते हैं क्या, ये अब डेसिबल बताइए, ये डेसिबल क्या है। आपको भी लगे अरे यार बल लगा हुआ है, एकदम मारते हैं, एकदम सदिश राशि है। ओहो हो, गलत, ये सदिश राशि नहीं है, ये डेसिबल तो मात्रक है ना। ये क्या मात्रक है, जब ध्वनि मापते हैं ना वो तो मात्रक है ना, इसी से ना मापते हैं। समझ में आ गया, घूम गया ना भेजा। इस तरह के क्वेश्चन हम आपको यहाँ पे डिस्कस करवा रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, एकदम इजीली आप सोल्व कर सके। किसी भी तरह से झटका दे एकदम तैयार रहिए झटका झेलने के लिए, ठीक है। जब तक आप झटका झेलने के लिए तैयार नहीं रहिएगा ना, तब तक दिमाग में हौच पौच हो जाएगा, पता नहीं चल पाएगा, लगेगा अरे क्या करे यार, इस तरह से लगेगा। तो हम आपके सामने कुछ और बता देते हैं, अब लिख देते हैं अच्छे तरीके से ताकि आपको याद हो जाए। देखिएगा कौन कौन अदिश राशि है। अगर बोल देगा विद्युत वाहक बल, तो देखिएगा विद्युत वाहक बल की अगर हम बात करते हैं तो ये कौन सा राशि है,
तो एक ही बार लिखेंगे, विद्युत वाहक बल, और फिर एक ठो क्या हो जाएगा, प्रतिबल, जिसके आप इस तरह के चीजों आप हम विशेष ध्यान दे रहे हैं। और एक ठो क्या होता है, डेसिबल। आपको लग रहा है कि शायद सदिश राशि है, नहीं, ये सभी के सभी अदिश राशि है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये इसको अदर भी लिख देते हैं। ये क्या है, मात्रा है। ये प्रतिबल क्या है, दाब है। अब विद्युत वाहक बल क्या है भैया, तो ये ऊर्जा है। भेजा में घुस रहा है कुछ, ये सभी के सभी क्या है, अदिश राशि है। और झटका दें, चलिए और झटका देते हैं। अब आप पढ़े होंगे ना कि विद्युत धारा जो है, ये विद्युत धारा क्या है, तो भैया कि अदिश राशि है, तो सबको पता ही, कौन नहीं जानता है, तो आलिया भट्ट के मौसी भी बता देगी, ठीक है, सब बता देगी, आलिया भट्ट भी बता देगी। तो अब आपको लगेगा कि ना अच्छा ये अदिश राशि है। तो अब देखिएगा, हम आपके सामने और देते हैं, चलिए देखते हैं। अब देखते हैं क्या, अब देखिएगा क्या देखते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे विद्युतीय क्षेत्र, ठीक है, विद्युतीय क्षेत्र, ठीक है। फिर उसके बाद में चुंबकीय क्षेत्र, फिर उसके बाद में विद्युतीय द्विध्रुव घूर्ण, विद्युतीय अब उस तरह से द्विध्रुव, अब उस तरह से क्वेश्चन नहीं पूछते हैं कि एकदम बताओ जी बल कौन सा राशि है। अब इधर घूमने लग गया है, ठीक है। विद्युतीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युतीय द्विध्रुव घूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव घूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, समझ में आ गया। विद्युतीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण, और एक और क्या है, धारा घनत्व। अब ये सब जो है ना, आपको लगेगा ना कि अब ये तो फंस गए फेरा में। फेरा फंसना बिल्कुल नहीं है। ये जो है यहाँ पे, ये यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, ये सभी के सभी कौन सा है, सदिश राशि है। एक तरह से एकदम ध्यान में रखिएगा, एक कौन सा राशि है, तो कहिएगा कि ये सदिश राशि है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, तो कहिए कि हाँ बिल्कुल समझ में आ गया अच्छी तरीके से, कौन दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े, बिल्कुल आगे बढ़े। इसका आंसर मिल गया होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। चलिए आगे क्या बोला गया है, सिर्फ देखिएगा। आगे क्या बोला गया है कि यह सलाह नहीं दी जाती है, ठीक है, यह सलाह नहीं दी जाती है कि एक साथ अनेक विद्युत उपकरणों को एक ही पलक, जैसे में अब बोर्ड है यहाँ पे, ठीक है, तो ये बोर्ड लगा हुआ रहता है ना, ये वाला देखे ना, बोर्ड लगा हुआ रहता है, तो एक ही गो में ठूसने के लिए नहीं बोलता है, जाता है सब एक ही गो में ठूस देता है, ठीक है, एकदम तार लेकर के आया है, सब एक ही गो में ऐसे करके लगा दिया। यहाँ पे बोर्ड ऐसे बना देता है, सब 5 पिन तब पिन वाला, अब ऐसे एक रेम सबके ठूस देता है। तो वैसा सलाह नहीं देता है, क्या भैया, ये तो सिंपल बात है, धारा कम ही हो जाएगा, ठीक है। ये तो आंसर छोटा सा आंसर है, तो ये तो इजी है, ठीक है। आगे देखते हैं अगले पे। आगे क्या बोला गया है कि मानक ताप एवं दाब। अच्छा, मानक ताप एवं दाब यानी नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर की बात करते हैं। यानी नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर कितना होता है, तो नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर की अगर बात करते हैं तो 0 डिग्री सेल्सियस बोलिए, या 273.15 केल्विन होता है, ठीक है। ये होता है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, ठीक है। अब यही बोला गया है 20 ग्राम हाइड्रोजन यानी H2 बराबर कितना है, तो कहिए कि 20 ग्राम, ठीक है, यानी हाइड्रोजन का कितना है, 20 ग्राम है, ठीक है। औसत आयतन की गणना कीजिए। अब देखिएगा, अब बताते हैं आपको नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर क्या होता है, लिखा दिखाई पड़ रहा होगा आपको। नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर क्या होता है कि एक मोल का आयतन, यानी एक मोल का आयतन जानते हैं कितना होता है, एक मोल का आयतन जो होता है 22.4 लीटर। तो कहे कि अच्छा बिल्कुल ठीक है, यहाँ तक तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें पूछा क्या है कि आयतन की गणना कीजिए, ठीक है, तो गणना करते हैं। हम जानते हैं कि मोल बराबर क्या होता है, तो कहिए कि मोल बराबर जो होता है भार बटे क्या होता है, अनुभार होता है। भार बटे क्या होता है, अनुभार होता है। तो चलिए गणना कर देते हैं। अब यहाँ पे भार कितना दिया हुआ है, तो कहिए कि 20 ग्राम दिया हुआ है, 20 ग्राम। और अनुभार किसका निकालेंगे, हाइड्रोजन का निकालेंगे। और किसका निकालेंगे, तो हाइड्रोजन का कितना है, हाइड्रोजन का एक, जिसमें एक हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन का एक होता है। अब यहाँ पे 2 गो हाइड्रोजन है तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। 2 गो हाइड्रोजन है तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना जी। अब देखिएगा यहाँ पे हम 2 को 0 कहाँ से लगा दिए, चिपका दिए, एक 20 ग्राम ना है, 200 हम ग्राम लिख दिए थे, ठीक है। चलिए अब देखिएगा, तो अब 2 से ये कट गया 10, यानी अब कितना मोल है, तो कहिएगा कि 10 मोल है। यानी कितना मोल है, 10 मोल है। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम अभी जानते हैं, अभी हमने लिखा है कि एक मोल आयतन कितना होता है, 22.4 लीटर का। एक मोल बराबर कितना होता है, 22.4 लीटर। अब यहाँ पे कितना मोल आया है, 10 मोल आया है, तो क्या इससे 10 से गुना कर देंगे, नहीं, तो कहिए कि हाँ हाँ बिल्कुल, काय नहीं करेंगे, तो कर दीजिए। कितना हो जाएगा, तो 200
24 भेजा में घुस रहा है कि नहीं घुस रहा है? देखिएगा घुस रहा होगा भेजा में, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि हाँ भेजा में घुस रहा है। चैनल नया है, थोड़ा सा विश्वास जमने में टाइम लगेगा, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले पे चलते हैं। चलिएगा, और नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, इच्छा होगा तो, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। आगे क्या बोला गया है कि परमाणु बम के विस्फोट में अपार ऊर्जा निस्तृत होती है मुख्यतः। देखिएगा, अब पहले हम बताते हैं, एक होता है परमाणु बम और एक होता है क्या? हाइड्रोजन बम। ये देखिएगा, हाइड्रोजन बम की अगर हम बात करते हैं तो हाइड्रोजन बम कौन से सिद्धांत पे काम करता है और परमाणु बम कौन से सिद्धांत पे काम करता है, ये बच्चा बच्चा को पता है, ठीक है। ये बच्चा बच्चा को पता है, जब आप छोटा को थे ना, पैंट पहन के घूमते थे ना, तभी बता देते होंगे, यानी 8वां 9वां में होंगे तभी बता देते होंगे। अब उस तरह से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी क्या होता है कि लिख देते हैं, ठीक है। परमाणु बम की अगर बात करते हैं तो नाभिकीय किसके पर? नाभिकीय विखंडन पर काम करता है, ठीक है। अगर हम इसका की बात करते हैं, इसका हाइड्रोजन बम, तो नाभिकीय संलयन पर काम करता है, नाभिकीय संलयन पर काम करता है, ठीक है। बट ये नहीं पूछा जाता है, अब इसका खत्म हो गया, ठीक है, खत्म हो गया। अभी जानते परमाणु बम जब फटता है नहीं, तो फटता है तो क्या होता है कि जो उससे जो द्रव्यमान होता है, वो द्रव्यमान से बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा निकलता है। इतना अधिक मात्रा में जो ऊर्जा निकलता है ना, छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित होकर के बहुत अधिक मात्रा में एनर्जी निकलता है, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए अब हम इसके बारे में कुछ बता देते हैं, ठीक है। ये तो इतना तो लिख लिया, अब इसके बारे में हम कुछ बताते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट जो आप नहीं जानते होंगे, हम बताते हैं। 6 अगस्त को क्या हुआ था? 6 अगस्त 1945 को क्या हुआ था? क्या हुआ था हिरोशिमा पर? सबको पता है कि बम गिराया गया था, लेकिन हम वो चीज नहीं बताएंगे। हिरोशिमा पर बम गिराया गया था, उस बम का नाम क्या था? तो उस बम का नाम था लिटिल बॉय। उस बम का नाम क्या था? तो कहिए कि लिटिल बॉय नाम था उसका। अच्छा, उस बम में कौन सा आपको ईंधन का प्रयोग किया गया था? तो यूरेनियम 235 का प्रयोग किया गया था, ठीक है। यूरेनियम 235 का प्रयोग किया गया था। तो जो अब बताइएगा आप हमको कि जो बम वर्षक जो था, जो गिराने वाला जो था, जो विमान होगा ना जी, तो उसको क्या बोलते हैं? बम वर्षक, ठीक है। तो कौन सा बम वर्षक था ये? जैसे में क्या, अब एग्जामिनर ना काफी अलग टाइप से क्वेश्चन पूछता है। आप बोलते ना कि यार पता ना कहाँ से क्वेश्चन पूछ दिया, तो एग्जामिनर को आप पकड़ने की कोशिश कीजिए। अब हो सकता ये क्यों नहीं पूछ सकता है, जब इतना तक पूछ भी करता है तो ये काहे नहीं पहुंच सकता है? तो कहिए कि हाँ हाँ बिल्कुल, काहे नहीं पहुंच सकता है, ठीक है। तो उस बम वर्षक का जो नाम था, उस बम वर्षक का नाम था B29 इनोला गे, ठीक है। B29 इनोला गे, वो बम बस जो झजवा आके गिराया था नहीं, वो वाला का नाम था B29 इनोला गे। तो इस तरह हो सकता है कि पूछ दिया जाए। अब हम बात करते हैं कि 9 अगस्त की बात करते हैं। 9 अगस्त 1945 को कहाँ गिराया गया था? अब नागासाकी पर। अब ये नागासाकी पर जो बम गिराया गया था ना, तो उसको क्या नाम था उस बम का? उस बम का नाम था फैट बॉय, ठीक है। लिटिल फैट मैन था। लिटिल बॉय तो हुआ हो ये गया, अब यहाँ पे क्या था? फैट मैन था, ठीक है। अब एक चीज और समझिएगा कि इसमें जो ईंधन का प्रयोग किया गया था, तो प्लूटोनियम कितना? 239 का प्रयोग किया गया था। इसमें जो ईंधन लगा था, प्लूटोनियम 239 का लगा था। अच्छा, तो इसमें जो बम वर्षक यहाँ पे भी तो आया होगा, तो ऐसा तो नहीं कोई आदमी आकर के फेंक दिया होगा, तो इस कोई विमान आके गिराया होगा। तो इसका विमान जो था, इसके विमान की अगर बात करते हैं तो इसका विमान था बैक्सकार, ठीक है। बैक्सकार इस विमान का नाम था। अब देखिएगा, अब एक चीज और हम आपको बताते हैं, ठीक है। यहां तक तो सबको पता है। ये पूछ देगा कि जिस समय जापान पर बम गिराया गया था ना, उस समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? देखिएगा, अमेरिका का राष्ट्रपति, जैसे में फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट पता है, लेकिन फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट की अगर बात करते हैं, यहाँ पे रूजवेल्ट की अगर बात करते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ये थे, बिल्कुल थे। लेकिन क्या था ना कि इनको अप्रैल, ठीक है, अप्रैल 1945 में मृत्यु हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। ये अप्रैल की, गिराया कब गया है? अगस्त में, समझ रहे हैं। तो उस समय के उपराष्ट्रपति जो थे अब राष्ट्रपति बन जाते हैं। तो वो कौन बने थे अब राष्ट्रपति बन जाएंगे? तो अब कहिए कि जो अब राष्ट्रपति बनेंगे ना, तो उस व्यक्ति का नाम क्या था? तो हैरी एस ट्राउमैन, ठीक है। हैरी एस ट्राउमैन जो थे
वो उस समय क्या बने थे, अब राष्ट्रपति थे। अब ये हैरी एस ट्रूमैन जो थे जापान पर बम गिराने का आदेश दे देते हैं, और फिर उसके बाद में क्या होता है कि जापान पर हिरोशिमा और नागासाकी 2 शहर पर बम गिराया जाता है, जो एक तरह से समझिए कि बहुत बड़ा त्रासदी था। ये मानवता को शर्मसार करता है, भविष्य में ऐसा ना हो तो ही ज्यादा बेटर है। ठीक है, इस तरह के शक्ति प्रदर्शन ना करें जिससे लोगों की क्या हो, जान की क्षति हो। बिल्कुल ये सब शक्ति प्रदर्शन बिल्कुल शोभा नहीं देता है। खैर इस व्यक्ति को तो जो कहिए, बट आप क्या कह सकते हैं हम नहीं बता सकते हैं, बट ये सब व्यक्ति जो होते हैं मानवता के लिए सर्व करने वाले हैं। ठीक है, छोड़िए इस सब बातें, अब यहाँ तक हो गया, समझ में आ गया। तो अब हमें आंसर पे क्या बोला गया था, अब चलते हैं कि परमाणु बम के विस्फोट में अपार ऊर्जा निष्क्रित होती है मुख्यतः। अभी हमने बताया क्योंकि जो द्रव्यमान होता है वो छोटे छोटे टुकड़ों में क्या होता है, विभक्त हो जाता है, और फिर बहुत सारे क्या होता है, ऊर्जा निकलता है। देखते हैं अब भारी परमाणु के हल्के परमाणु में बदलने के कारण, नहीं नहीं, ये जो होता ना है, जैसे में संलयन की अगर हम बात करते हैं तो संलयन में क्या होता है कि एक भारी नाभिक जो रहता है वो टूट जाता है। ठीक है, भारी नाभिक टूट टूट कर क्या होता है, बनता है। तो ये होता है संलयन की प्रक्रिया में। तो ये तो खत्म, हमें परमाणु बम, तो परमाणु बम तो विखंडन की बात करता है, तो ये तो खत्म हो गया। अब क्या होता है, आरंभिक पदार्थ के द्रव्यमान, हाँ ठीक है बिल्कुल सही चल रहा है, अपेक्षा कम द्रव्यमान वाले पदार्थ के उत्पादन के कारण। यस, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपके सामने यही अब होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा सेशन। अगर सेशन अच्छा लगा होगा तो दोस्त और दोस्तिनी के पास में शेयर कर दीजिएगा जो आपके होंगे। ठीक है, क्योंकि आप फायदा लेना चाहते हैं तो किसी और को भी दे सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो तो। क्योंकि मेरा चैनल भाई काफ़ी ज़्यादा छोटा है, जितना इनपुट देते हैं ना उतना आउटपुट नहीं मिल पाता है। और सेशन कैसा लगा जरूर बताइएगा। ठीक है, अगर कोई सुझाव होगा तो भी तब भी बताइएगा। ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने साथ साथ उनका भी ख्याल रखिए। ठीक है, समझ गए ना। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद।